अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हफ्ते और इतवार को मार्केट खोलने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के हवाले से ताहाल कुछ नहीं हुआ। चीन ने वबा से निपटने के लिए फौरी कवानीन बनाए। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद नाजरीन तकरीबन 1,04,000 हो चुकी है। और मैं आपको ये खबर देती जाऊँ कि हमारे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस शाहिद करीम, जज लाहौर हाई कोर्ट और दीगर जो अमला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उनका भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है कोविड-19 का और इस वक्त वो कोरोना वायरस से मुब्तला हैं। तो इस वक्त ये जो हमारी अदलिया की कम्युनिटी है वो भी कोविड-19 से शदीद मुतासिर हुई है। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त मरीजों की तादाद जैसे मैं आपको बता रही थी 1,04,000 से आगे चली गई है और पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान में टेस्टिंग की तादाद में भी इजाफा हुआ है और अब कोरोना के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 10 दिनों में अगर 5 लोगों को टेस्ट किया जाता है तो इसमें से एक मरीज को कोरोना से वो मुतासिर निकलता है। 9 मई को जब लॉकडाउन को नरम किया गया था तो उस वक्त अगर 10 लोगों का टेस्ट किया जाता था तो इसमें से एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासरा निकलता था। अब नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता बल्कि इसके फैलने की रफ्तार कम हो जाती है। जब लॉकडाउन करता है एक मुल्क तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेजी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं उसका जो फैलाव है, जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुजुर्गों के ऊपर, हम सब की जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फर्क पड़ता है। वेबसाइट के ऊपर सारे मुल्क में पता चल जाएगा कि कौन से शहर में कितने बेड्स अवेलेबल हैं। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल्स के हालात काबू में हैं, लेकिन नए मरीज़ों में तेज़ी के बाद पाकिस्तान का निज़ाम जो है कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। लाहौर और कराची के अस्पताल बढ़ते हुए मरीज़ों की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ निजी अस्पतालों ने बेड्स की कमी की वजह से मरीज़ों को जवाब देना शुरू कर दिया है और अगर कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू हो जाते हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अस्पतालों के क्या हालात हैं, हमने कुछ रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं क्वेटा और वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खालिद। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। दर्जनों अफराद दुखमय अजल बन चुके हैं। इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए सूबे के पास तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी है, जिसका एतराफ़ डॉक्टर्स खुद भी कर रहे हैं। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें, वहाँ पर इस वक्त 6 वेंटिलेटर्स वहाँ पे फंक्शनल है और बाकी जो ABG मशीन्स हैं वो वहाँ पे जो वेंटिलेटर के साथ लाजमी है वो वहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात जो मेन चीज़ है, सर्टिफाइड इंटेंसिविस्ट नहीं है। जो इवेंट्स को चलाने वाले जो सर्टिफाइड लोग होते हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो उसको समझ सकते हैं, उन लोगों की पूरे सूबे में कमी है, या उस कमी नहीं कहूँगा, वो लोग यहाँ पूरे सूबे में है ही नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी भी दबे अल्फाज में सहूलियात बिलखसूस वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए वफाकी इदारों से मामनत मांग रहे हैं ताकि खतरनाक सूरत-ए-हाल का मुकाबला हो सके। हमने तो अपने तौर पे तैयारियां तमाम शुरू कर दी हैं। सिर्फ एक एरिया ऐसा वेंटिलेटर जो 25 थे, अब वो 36 हमारे ऑपरेशनल हो गए और डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं। मजीद हम मंगवा रहे हैं। NDMA से भी गुजारिश की है और खुदा करे कि NDMA उस जो प्लानिंग कमीशन है उसके नक्शो कदम पे ना चले और बलूचिस्तान को जो उन्होंने कमिटमेंट की है वेंटिलेटर्स PCR मशीनों की, वो हमें फराहम करे। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए टेस्टिंग किट्स और दीगर आलात की फराहमी और हिफाजती इंतजामात को मुमकिन बनाना होगा। प्रोग्राम स्पॉटलाइट विद मुनीज़े जहांगीर के साथ कैमरा टीम बाबर खान, हाकिम अली और मोहिबुल्लाह के साथ कोयटा से मोहम्मद खालिद। नाज़रीन, मोहम्मद खालिद हमें रिपोर्ट कर रहे थे क्वेटा से और ख़ुद वहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं लियाकत शाहवानी साहब, वो कह रहे हैं कि वफाक को मदद करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पेशावर से अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बायस अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स कम पड़ने का खदशा बढ़ गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर के मुताबिक LRH में 63, KTH में 56, HMC में 52, अयूब टीचिंग अस्पताल में 25 और मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 26 वेंटिलेटर्स मौजूद है और किसी अस्पताल में बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी नहीं। दूसरी जानिब डॉक्टरों और नर्सेस का मौक़िफ़ बिल्कुल बरअक्स। तिबी अमला न सिर्फ हिफाजती आलात की कमी का शिकवा कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स को भी कम करार दिया। कोरोना वायरस गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हमारे पास तकरीबन अस्पतालों में बेड्स ख़त्म हो चुके हैं। अब तो चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं मिल रहे कुछ दिनों से, फिर भी हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है वो फ्रंट लाइन पे लड़ रही है। हमें सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो सिक्योरिटी का मसला है। गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार के खुदारा नर्सिस पे रहम करें और नर्सिस के लिए हिफाजती किट प्रोवाइड करें। हुकूमत का ये मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में सब कुछ मौजूद है कि दावों की कई अस्पतालों में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज ने कोल दी, इसलिए ज़रूरत इस दावों के बजाय अमली इक़दामात की है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए पेशावर से कामरान अली। नाज़रीन, पेशावर से ये खबर थी, मगर अब लाहौर का रुख करते हैं और आपको लाहौर लेके जाते हैं। वहाँ पे भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि हमने सारा PPE इक्विपमेंट और बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। मगर देखते हैं कि लाहौर से क्या रिपोर्ट हमें कर रहे हैं तारिक खान। पंजाब खसूसन लाहौर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मियां अस्पताल लाहौर के अलावा शहर के अक्सर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स मौजूद नहीं। कहीं बेड है तो कहीं वेंटिलेटर नहीं और कहीं किट्स मौजूद नहीं। मरीजों को अपने प्यारों के दाखिले के लिए सिफारिशें करवाना पड़ रही हैं। 120 किट्स आई थी PCR करने के लिए, कोरोना के टेस्ट के लिए, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मरीज़ों को घर भेजा जाने लग गया है। आज भी सिर्फ 70 किट्स आई थी और हमारे कई डॉक्टर्स जिनके टेस्ट होने थे आज उनके टेस्ट नहीं हुए और मरीजों को वापस घर भेजा। दूसरी तरफ CEO म्यू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम ने दावा कर दिया है कि अभी भी लाहौर के अस्पताल खसूसन म्यू अस्पताल में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 200 के करीब वेंटिलेटर वाले बेड और 300 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड इस वक्त मौजूद हैं और जून तक इनकी तादाद बढ़ा के वेंटिलेटर वाले बेड की लाहौर में सिर्फ 300 और हाई डिपेंडेंसी की 400 कर दी जाएगी। तिबी माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि वो समाजी दूरी के ज़ाब्ते को इख्तियार करें और कम अज कम मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे कोरोना वबा के फैलाव को रोकने में मदद मिल सकती है। तो नाजरीन, आज जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क भर के अंदर इस वक्त हमारी जो हेल्थ सेक्टर है उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या जो आफत हम पे आई हुई है उससे लड़ने के काबिल भी है कि नहीं। इसीलिए हमने दावत दी है प्रोफेसर जावेद अकरम साहब को। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, वबाई अमराज के माहिर हैं और पिछले 40 साल से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर उमर अयूब साहब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पेशावर के सदर हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा वो साख मेडिकल एसोसिएशन के भी सदर हैं। साबिक MD पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा में काम भी कर चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर रुमीना हसन साहिबा जो आगा खान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और शोबाए पैथोलॉजी में प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रुमीना साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। जहाँ आप कराची में हैं और कराची की रिपोर्ट हमने नहीं दिखाई, मगर हमारे पास ये खबर है कि 2200 डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, नर्सेज ऐसे हैं जो इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। आप भी उनमें से एक हैं, आप भी इस वक्त सेल्फ आइसोलेट कर रही हैं, इसकी क्या वजह? हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जो हेल्थ के शोबे में काम करते हैं, क्योंकि जैसे वबा फैल रही है तो जाहिर है उनको भी इन्फेक्शन, उनका भी वास्ता पड़ता है कोविड के मरीजों से, और न सिर्फ पेशेंट से बल्कि कम्युनिटी में बहुत फैल रहा है। ज़्यादातर जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा है
या इन्फेक्शन हुआ है, कुछ को तो हेल्थ मतलब मरीजों से लगा है, लेकिन काफियों को कम्युनिटी से, अपने घरों से या जो बाजार में जाते हैं वहां से, किसी मिलने वाले से, क्योंकि इतना फैला हुआ है कि अब मुश्किल है कि कहाँ, तो इतना जब कॉमन होगा तो जाहिर है फैलेगा, तो रिस्क तो होती है ना सबके लिए। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल शायद कराची का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे सिचुएशन वेंटिलेटर्स की, बेड्स की क्या है? वेंटिलेटर्स उन्होंने काफ़ी बेड्स बनाए हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं, लेकिन जिस तरह डिमांड है उसके तहत तो फिर पूरे कराची के हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे और मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे शहर में काफ़ी नहीं है। जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है उस हिसाब से अवेलेबिलिटी नहीं है बेड्स की और वेंटिलेटर्स की। आपका खदशा क्या है डॉक्टर रुमीना? खदशा तो ये है कि अभी तो हम वबा जो सर्ज है उसके हम शुरू में हैं, जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो जो मरीज हैं वो कहाँ जाएंगे, ये मुझे बहुत इसकी तो बहुत खदशा है, फिक्र है कि कोई इतने सहूलतें नहीं है टू केटर फॉर दीज जो बहुत सिक मरीज जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, जिनको अस्पतालों की जरूरत है। जी डॉक्टर जावेद अकरम, आप इसी प्रोग्राम के ऊपर कह चुके हैं, अपने खदशे का इजहार भी कर चुके हैं और बार बार आप कहते रहे हैं कि लॉकडाउन को इतना नरम नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब लॉकडाउन को नरम कर दिया गया है और आपने देख लिया कि जिसी तरह लॉकडाउन को नरम किया गया तो जो मरीज़ों की तादाद है उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ी है। मुझे ये बताइए कि लाहौर पाकिस्तान का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ आफ्टर कराची, ये बताइए कि इस वक्त वहाँ पे क्या काफ़ी वेंटिलेटर्स हैं? जिस तरह हमें रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि जी 50 to 60% जो वेंटिलेटर्स हैं वो इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं, हॉस्पिटल बेड्स काफ़ी हैं, आपकी क्या इतलात है? देखें, मेरा ख्याल है कि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कैपेसिटी 100% हो गई है बेड्स की, और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखें ये बेड्स और वेंटिलेटर्स का मामला नहीं है, दैट इज़ टू लिटिल टू लेट इन एनी केस अगर आप वेंटिलेटर की बात करते हैं। और जो हमें लिमिटिंग फैक्टर है वो ह्यूमन रिसोर्स है इस वक्त, इट इज़ नॉट कि वेंटिलेटर पड़ा है या बेड है। देखें, हमें वेंटिलेटर के पीछे उसके अपना जो भी मिसाइल है उसके पीछे कोई उसको फायर करने वाला भी चाहिए, और वो ट्रेंड, बहुत ही हाईली ट्रेंड, हाईली स्किल्ड हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और उस ह्यूमन रिसोर्स में अलाइड हेल्थ हमारे और उसके बाद नर्सेज और फिर डॉक्टर्स चाहिए। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज है वो इस ह्यूमन रिसोर्स की है। वेंटिलेटर्स का होना न काफ़ी है, अगर उसको वेंटिलेटर्स को सही चलाने वाले, सही मेंटेन करने वाले ट्रेंड आम डॉक्टर का ये काम नहीं है। मैं क्रिटिकल केयर का खुद फिजिशियन हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यू कैन, इट्स ए टू-एज्ड स्वॉर्ड, यू कैन किल पीपल। और मैं आपको ये बताऊं कि वेंटिलेटर पे जब मरीज जाता है, कोविड-19 का इटली का एक्सपीरियंस देख लें, स्पेन का एक्सपीरियंस देख लें, यूके का, कि उस वक्त हमारी कोशिश हद्दुल मकदूर ये होती है कि पेशेंट कोविड का वेंटिलेटर पे ना जाए, बिकॉज उससे एकदम उसको इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है और थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाता है। तो हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और जब रॉ मटेरियल ऐसा हुआ जो आपने कहा, जो ईद से पहले आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि हमें डर लग रहा है और उस वक्त दुआ की कि हमारे अंदाजे गलत हों कि ये इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन ईद के बाद एक तूफान आएगा, और वही हुआ। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदाजे गलत नहीं हुए। अब मैं ये कहता हूं कि अभी भी नहीं, मगर डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर कर दीजिए, कता कलामी माफ, मगर आपने कहा कि हम नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। हमें समझाइए और व्यूअर्स को भी समझाइए कि क्या वेंटिलेटर से पहले पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है, क्या उसको इन्वेसिव ट्रीटमेंट कहा जाएगा? नहीं, वो नॉन इन्वेसिव है। सॉरी, शायद मैं समझा नहीं पाया। देखें, जब एयर पे आप ब्रीथ कर रहे हैं, हवा पे ब्रीथ कर रहे हैं और आपकी सेट फॉल कर रही है सैचुरेशन, तो ऑब्वियसली आप ऑक्सीजन थेरेपी पे रिजॉर्ट करेंगे। नेजल कैनुला से, तो नेजल कैनुला से मेंटेन नहीं हो रही तो आप मास्क देंगे, मास्क से। फिर मास्क के बाद हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है कि हम फ्लो बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की हाई फ्लो कर देते हैं, 10 लीटर्स पे चले जाते हैं, 12 लीटर्स पे चले जाते हैं, तो हम ये करते हैं। उसके बाद भी खुदा ना खास्ता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्रिजिंग के लिए
कि हाई फ्लो ऑक्सीजन दे रहे हैं लेकिन पेशेंट जो है फिर भी हाइपोक्सिक है, उसकी सैचुरेशन मुनासिब नहीं है, 70s 80s में रह रही है और अनस्टेबल हो रहा है, तो ऑब्वियसली एट दैट स्टेज व्हाट आई एम सेइंग कि आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेटर में आमतौर पे हम एक ट्यूब डालते हैं जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं वेंटिलेटर से। इसी वेंटिलेटर से आप एक मास्क होता है बाईपैप सीपैप का, जो टाइट मास्क होता है, मरीज के लिए ज़रा डिफिकल्ट होता है उसको टॉलरेट करना, मगर आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं जिसके लिए आपकी हाईली स्किल्ड मैन पावर नहीं ज़रूरत, एक आम डॉक्टर भी वो कर सकता है। तो मेरा कहना ये है कि देखें इस वक्त जो लिमिटिंग फैक्टर है जो आप बात कर रहे हैं या आपके सारे नुमाइंदगान ने बात की सारे मुल्क से, इस वक्त जो हाईलाइट नहीं हुई चीज़ मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त हमारे कोई तकरीबन बहुत ज़्यादा कोई 37 के करीब डॉक्टर्स वफात पा चुके हैं, और इफेक्ट ये होता है कि जिस हॉस्पिटल में वफात होती है या बीमार होता है डॉक्टर या नर्स, उसका स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि उसके बाद 10 या 12 घर बैठ जाते हैं, उनके घर वाले नहीं उनको जाने देते। जिस ICU का हेड मर जाएगा जैसे सर्विसेज फरमा रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं साहब, आपकी जानिब आती हूँ पेशावर, और पेशावर में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही हैं। ये भी कहा जाता है कि जितने तमाम बड़े हस्पताल हैं वो पेशावर के अंदर हैं या दीगर बड़े शहरों के अंदर हैं। इस वक्त मुझे ये बताइए कि जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर जावेद साहब, और ये कह रहे थे कि इस वक्त मैन पावर की कमी है, ये भी आप कह रहे थे, और दूसरे ये कह रहे थे कि इन्वेसिव ट्रीटमेंट की तरफ हम नहीं जाना चाहते। पेशावर के अंदर क्या सूरत हाल है? थैंक यू वेरी मच मुनीज़। आई वुड लाइक टू ऐड फ्रॉम वेयर जावेद साहब लेफ्ट। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है हमारे पास पाकिस्तान में और खासकर पेशावर में हमें जो प्रॉब्लम पैदा हो चुका है, 13,500 लोग इस वक्त तकरीबन इन्फेक्टेड हैं, 575 डेथ्स हो चुकी हैं। कल सिर्फ जो लास्ट यस्टरडे जो डेथ्स हुई हैं यानी कि आज के करीब जो हुई हैं वो 14 डेथ्स हैं, उनमें से 10 जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे थे। और प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट जा रहा है वो 100% उनकी डेथ हो रही है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास इंटेंसिव स्टाफ की कमी है, उससे अलावा भी एक कमी है हमारे पास। आज हमारे 2729 टेस्ट हुए, उसके अंदर से 18% पॉजिटिव आए हैं, यानी 486 केसेस पॉजिटिव आ गए हैं उसके अंदर। हमारे पास इस वक्त जो बेड्स की सूरत हाल है और जो डॉक्टर्स की सूरत हाल है, डॉक्टर्स इंतहाई इस वक्त उसका शिकार हैं, खौफ का शिकार है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके डॉक्टर्स कोलीग्स की डेथ होती चली जा रही है। पाकिस्तान ने चाइना को बीट कर दिया, नंबर में 1 लाख से ऊपर चला गया। 5,000, 4,500, 5,000, 4,800 केसेस रोज ऐड हो रहे हैं, और जब ये केसेस ऐड हो रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये नंबर दुनिया में सबको एक्सीड कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो उन्होंने आज गुफ्तगू की है, हम उनसे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान एक कमजोर मईशत का मुल्क है, लेकिन इस वक्त एक चीज होती है जिसको डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, बाकी दोनों डॉक्टर्स भी एग्री करेंगे कि साइटोकाइंस स्टॉर्म डेवलप होने से पहले अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसको टोकाए वगैरह दे के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे जाए उसके लिए फिर ABG मशीन्स चाहिए होती हैं, फिर वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स में जाते हैं, लंग्स उनके खत्म हो चुके हैं। मैंने अमेरिका की जो फिगर सी 88% डेथ सी वेंटिलेटर पे, पाकिस्तान में मैंने पेशावर KP की फिगर्स में वेंटिलेटर पे जो पेशेंट गया है उसकी डेथ हुई है, कोई बचा नहीं है। तो वेंटिलेटर्स का हमने शोर मचा रखा है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक डिसीजन, डॉक्टर मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि डेड बॉडी से कोई नहीं फैलता। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि डेड बॉडीज ना कफ करती हैं या ना स्नीज करती हैं, लेकिन जो डेड बॉडीज हॉस्पिटल में जाती हैं उनको NG ट्यूब्स पास हुई होती हैं, उनको कैनुलस पास हुए होते हैं, उनको IV कैथेटर्स पास हुए होते हैं। जब उनको उन चीजों को निकाले बगैर मरीज डॉक्टरों को पीट कर वहां से लेके चले जाएं तो वो एक और स्प्रेड का बायस बनते हैं। इसके अलावा जो हम सूरत हाल डॉक्टर यूब साहब ये बात जरा क्लियर कर दे ताकि आम इंसान को भी पता चल जाए, क्योंकि हम आपकी टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरीके से नहीं जानते। अगर डॉक्टर जफर मिर्जा ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाता है कोविड-19 से तो उसे ट्रांसमिट नहीं होती है वबा, आप कह रहे हैं कि हो सकती है, किस केस के अंदर? इसको थोड़े लेमैन में जी। मैडम, जो पेशेंट्स अस्पताल चले जाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उनको
कैन्युलास जो हम लगाते हैं, उनके नाक में ट्यूब हम डालते हैं आम लैंग्वेज में, उनकी यूरिन पास करने के लिए कैथेटर हम पास करते हैं। जब ये सारी चीजें नहीं निकाली जाती तो इनसे ब्लड सिक्रीशंस निकल सकती हैं और उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल है कि ये सारी चीजें निकालनी है, मुंह को बंद करना है, नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है, उसके बाद उसको एक पैक में डालना है और पैक के बाद जाके वो सेफ होगा। यानी तो कि आप डॉक्टर्स को काम करने दें, अगर खुदा ना खास्ता किसी की वफात हो गई है कोविड-19 से, तो आप डॉक्टर्स को मौका दें कि आप उसको प्रिपेयर करें बॉडी को, और फिर ही आप वहां से मैयत को लेके जा सकते हैं। जी मैडम, फुल पीपीवी गियर के साथ प्रिपेयर करना है। और इस किस्म के अगर स्टेटमेंट्स दे दिए जाएं तो मिर्जा साहब एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनको चाहिए था कि साथ ये एक्सप्लेन करते। दूसरा, मैं ड्रग्स की जानिब आना चाह रहा हूँ। रेमडेसिविर की कहा गया कि हम लोकली इसको बनाना शुरू करेंगे 127 मुल्कों के लिए। इसके ऊपर जो रिसर्च की गई थी, वो रिसर्च की गई थी सिर्फ 1000 लोगों पे रैंडमाइज ट्रायल किया गया था। उसमें से आधे लोगों को दी गई थी और आधे लोगों को प्लेसिबो पे रखा गया था, सीरियस पेशेंट्स पे, जो कि मेडिकली एथिकली क्वेश्चनेबल एक चीज थी। और 15 दिनों से 11 दिन कम हुआ था रिकवरी पीरियड। उसके बाद ग्लाइड कंपनी हिस्टोरिकल लॉसेस में गई अमेरिका में। और अगर हम 127 कंट्रीज के लिए रेमडेसिविर बना रहे हैं तो आया हमारे अपने मुल्क में उसकी कितनी जरूरत है? और क्लोरोक्वीन को एकदम बैन कर दिया गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को मुल्क में सस्पेंड कर दी गई, जबकि लैंसेट जर्नल को 100 से ज्यादा डॉक्टर्स ने उनकी जो थ्योरी है उसको चैलेंज किया है। जी, तो ये चंद बातें ऐसी ये बातें आपसे समझने की भी हैं और डॉक्टर रुमीना साहिबा से भी समझने की है। हमें मुजीब ने ज्वाइन किया है। मुजीब हमारे क्वेटा के ब्यूरो चीफ हैं बलूचिस्तान के, और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर यासिर अचकजई यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, उनको हमने लाइन अप किया हुआ था। बलूचिस्तान के वो सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, मगर उनके घर में फौतगी हो गई, वो नहीं आ पाए। मुजीब साहब, मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान के अंदर आपके हस्पताल कम हैं और बड़े बड़े शहरों के अंदर हैं, वहाँ पे इस वक्त कैपेसिटी कितनी है? जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं वेंटिलेटर्स की बात नहीं है, बेड्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है, नर्सेज का, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का ट्रेन होना, ये बहुत बड़ा इशू है, इससे ज्यादा बड़ा इशू है। मुनीज़े, बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल मुल्क के दीगर इलाकों से बहुत मुख्तलिफ है। हुकूमत बलूचिस्तान तो सुख का सांस लेके बैठी हुई है कि लोग आ ही नहीं रहे। लोगों ने कोरोना कोविड-19 को HIV से ज्यादा बुरी तरह ट्रीट करना शुरू किया है और कोई ये इस बीमारी के बारे में ना तो टेस्ट कराने को तैयार है, ना ही वो ये बताने को तैयार है कि उसके घर में इस हवाले से कोई मौत हुई है। कोयटा में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां से रोजाना जनाजे नहीं उठते और वहां ये बताया जाता है कि किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को टाइफाइड हुआ है, कोई खांसी, नजला, जुकाम, कोई डायबिटिक पेशेंट था। ये अमवात बतदरीज बढ़ रही हैं। एक जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान सिर्फ कोयटा शहर में 477 लोगों की अमवात हुई हैं और ये पुरस्कार अमवात हैं। लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे, टेस्ट नहीं करवा रहे। मुजीब साहब, एक बात वाज़ेह कर दीजिए कि जो डेड बॉडीज अस्पताल जा रही हैं उनका टेस्ट कोविड-19 का टेस्ट नहीं हो रहा? डेड बॉडीज जो हो जाती हैं, जो लोग लेके जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो वो फिर वेट नहीं करते, वो डेड बॉडीज ले जाते हैं, खुद उठा के और खुद उसको की तदफीन करते हैं। उसका कोविड-19 टेस्ट नहीं होता और उसके बाद ये पोजीशन होती है कि लोग उस जनाजे में भी शरीक हो रहे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही होती। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे टेस्ट होने लगे तो जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक कम से कम कोयटा में 10 से 20% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और जो लोग बता नहीं रहे। और अगर ये बात आपसे पूछूंगी कि क्वेटा से ज़्यादा खबरें आई हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल भी की है, वहाँ की नर्सेज ने भी हड़ताल की है। उन्होंने हुकूमत को कहा पिछले कुछ हफ्तों के अंदर कि आप बाकायदा कर्फ्यू लगाएं, ये तक उन्होंने कहा। इस वक्त डॉक्टर्स की क्या और नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की क्या सूरत हाल है, चूँकि उनकी एक चपकलिश चलती रही है हुकूमत के साथ, बलूचिस्तान हुकूमत के साथ? जी, बलूचिस्तान हुकूमत के साथ उनके मुतालबात बिल्कुल जायज थे। PPE किट्स का मुतालबा वो कर रहे थे जो काफी हद तक पूरा कर दिया गया है। बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में बेड्स की सहूलत भी मौजूद है। वेंटिलेटर अगरचे कम है, जो जिनकी तादाद टोटल 36 है वो बढ़ाए जाने की जरूरत है, मगर मसला यह है कि उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए लोगों के टेक्नीशियंस की भी जरूरत होगी, वो भी चाहिए होंगे। इसके अलावा लोगों को हुकूमत बलूचिस्तान खुद कोशिश नहीं कर रही कि लोगों के टेस्ट करे, क्योंकि अगर उसने टेस्ट करने शुरू किया और लोगों को यहाँ फिर
अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा तो ना हमारे पास सहूलतें हैं, ना हमारे पास कोई इंतजामात हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि सूबाई मुशीर हैं अब्दुल खालिक हजारा, उनका कोविड-19 पॉजिटिव आया, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, उनको खास तौर पे कराची भिजवाया गया कि वो वहां जाके अपना इलाज कराएं। वो कराची के निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसी तरह ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब, वी गेट द पिक्चर। आपने जो एक तस्वीर खींची है यकीनन ये बहुत खौफनाक है, और जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं लाहौर, कराची, पेशावर से, वो तमाम ये कह रहे हैं कि सिर्फ बेड्स का मसला नहीं है, वेंटिलेटर्स का मसला नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्टीज़ का भी मसला है। क्या डॉक्टर्स जो आपको डील करें वो ट्रेंड हैं कि नहीं है, इसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इनसे और भी बातें पूछनी है कि अब जबकि ये वबा फैल गई है तो मैंने और आपने अपने आप को कैसे इसे महफूज रखना है, ये सब कुछ अब उनसे पूछेंगे। आपके सवाल भी हम उनसे लेंगे और पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब कौम से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि कौम को मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चूँकि इससे 50% जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। डॉक्टर रुमीना, आप इसको कैसे देखती हैं, चूँकि आप इसको एक तिब्बी माहिर हैं? क्या वाकई में मास्क पहनने से हम अपने आप को बचा सकते हैं? सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से, हाथ धोने से, क्या इससे 50% फ़र्क पड़ सकता है? अगर एक शख्स, अगर दोनों लोग पहने जो बात कर रहे हैं आपस में, दोनों मास्क पहने हुए हैं तो ज्यादा बचाव, अगर एक मास्क पहने हुए तो कम बचाव है। बट मास्क से बहुत फर्क पड़ता है। मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मास्क नाक के ऊपर और पूरे मुंह के चिन के थोड़ी नीचे तक आए, पूरा मास्क को पूरा कवर हो तो फायदा है। लोग जो मास्क नाक से नीचे निकाल लेते हैं या अपने गर्दन में लटकाते हैं तो उन मास्क से कोई फायदा नहीं है। तो आपने जरूर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी जहां पे मास्क जो है वो गर्दन के ऊपर ही लटक रहा होता है। मगर डॉक्टर रवीना, एक और सवाल वो ये है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये जो वबा है, अभी तक क्लियर बात नहीं हुई ये एयरबॉर्न है कि नहीं है, और अगर हम दफातर में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, अगर चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो क्या वो हमारे हाथों से हमें वो वबा लग सकती है कि नहीं? बिल्कुल, एक तो ये एयरबॉर्न है, तो ये जो आपके जो जब बातें करते हैं तो जो या खांसते हैं, जो छींकते हैं, तो जो मुंह से या जिस्म से पानी निकलता है उसके जरिए ये फैलती है और जब एक से दूसरे को लगती है और ये सरफेसेस पे वाकई तो रहती है। तो अगर हम हाथ लगाएंगे, किसी और ने उसके किसी मेज पे या किसी बर्तन पे छींका होगा, उसको हम हाथ लगाएंगे तो वो हाथ फिर हम अपने चेहरे पे या आंखों पे या मुंह में लगाएंगे तो उससे वो फैलेगा। तो एक तो मास्क पहने, दूसरे अगर हम जाते हैं मार्केट में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं तो चीज़ों को हाथ तो लगाते हैं, लेकिन फिर हाथ धोना चाहिए या उसके बाद हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें जी, जहाँ तक कर सकते हैं हर वक्त, ठीक जितना कर सकते हैं। ठीक, ATM मशीन्स हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत लगता है, दरवाजों के हैंडल से बहुत होती है, तो इसका एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जिस तरह डॉक्टर रुमीना साहिबा कह रही थी कि जी हैंडल से लग सकता है, मगर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पैसों से, करेंसी से लगता है कि नहीं लगता? जी, इसमें देखें, अगर आप सलाइवा से या थूक से अगर नोट गिनते हैं और वो नोट आप किसी और को पास ऑन करते हैं तो देयर इज़ ऑब्वियसली ए पॉसिबिलिटी कि जो भी वो नोट दोबारा गिनेगा या उसको हाथ लगाएगा तो होगा। और मेरा ख्याल है इसीलिए दुनिया अब डिजिटल मनी की तरफ जा रही है और इवन वो बग़ैर कार्ड्स वाली जा रही है, नो टच कार्ड्स में। और दैट इज़ द रीज़न कि वो एस्केलेट कर गई है वो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, कि जो पेमेंट हैं आप ऑनलाइन या वैसे आप अगर आप फिज़िकली प्रेजेंट भी हैं स्टोर में तो आप नॉन टच तरीके से करते हैं। तो डेफिनेटली देखें, असल चीज़ ये है कि वट एवर लिटल वी नो ऑफ दिस वायरस, कि ये वायरस जो है ये मुख्तलिफ सर्फेसिस पे इट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम आवर्स एंड समटाइम्स डेज इवन। एंड देखिए, जितनी भी आप एहतियात करें, जो हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें हमें सब भी तरक करनी पड़ रही हैं।
और इसीलिए जितनी कम आप चीज़ों को हाथ लगाएंगे, खासकर अपने चेहरे को जितना आप कम हाथ लगाएंगे दी बेटर, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ एंट्री है इनटू द बॉडी दैट इज योर माउथ एंड नोज। तो एक तरीके से जो हम अपने आप को बचा सकते हैं वो ये है कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतर बचाव है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था, आप 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एक प्रोग्राम था टेलीविजन के ऊपर जहां बताया जा रहा था कि आप अदरक की चाय पिएं, फिर आप लहसुन खाएं, इस तरह के टोटके बताए जा रहे थे, देसी टोटके, और वो जो अशिया थी उसकी जो कीमत थी वो ऊपर चली गई अगले दिन। तो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या इससे भी बचाव हो सकता है, इम्यूनिटी बिल्ड हो सकती है? मैडम कहना जी उमर साहब, डॉक्टर उमर। बेसिकली मैडम ये टोटके वगैरह जो है, आई थिंक दिस इज ऑल डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, और इसकी कोई भी मेडिकली एविडेंस बेस्ड कोई इसका वो नहीं है, साइंटिफिक वो नहीं है बैकग्राउंड। जहां तक आपने बात की है कि अभी स्प्रेड की बात हो रही थी, आंखों से भी स्प्रेड होता है, और आंखों से जो स्प्रेड होता है तो वो मास्क के जरिए कवर नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात की जाती है कि आप जब एक दफा आपका हाथ कहीं टच हो जाए तो उसको हाथ को धोएं, आंखों को ना लगाएं, मुंह को ना लगाएं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा जहां तक ये टोटके हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। और जो इस वक्त इस स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट्स जो चल रहे हैं दुनिया भर में, वही हमें भी अडॉप्ट करने चाहिए। और जहां तक वेंटिलेटर्स का कहा जा रहा है कि 2 महीने बाद आ जाएंगे या 3 महीने बाद इतने नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, तो एक डॉक्टर वेंटिलेटर में भी 3 महीनों में बन जाए, लेकिन एक डॉक्टर जो इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट है वो कहीं 15 साल में जाके बनता है। वो आपके धड़ाधड़ मरे चले जा रहे हैं। 25 से 35 की फिगर हो गई है। हेल्थ प्रोफेशनल इस वक्त 2065 के करीब अफेक्टेड हैं। तो इन चीजों की तरफ देखने की जरूरत है। और आवाम को जो आपने लॉकडाउन तो खोल दिया, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट का पहले मतलब लोगों को नहीं पता, फिर SOP का स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर लोगों को पता नहीं। अगर सिर्फ मास्क पहनना स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है तो वो तो मेरा ख्याल है गलत है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई है और उसके लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस अनफॉर्चुनेटली ना ट्रांसपोर्ट्स में पूरा किया जा सक रहा है, ना एयर ट्रैवल। ये बात तो दुरुस्त है, मगर डॉक्टर साहब आप चूंकि साफ मेडिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं, तो आपको ये भी मालूम होगा कि बाकी साउथ एशिया के अंदर जो मुमालिक हैं उन्होंने किस किस्म के इकदाम उठाए हैं। क्या लॉकडाउन को उन्होंने नरम किया जब केसेस ऊपर जा रहे थे? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वजीर आजम के पास और कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा कि वो लॉकडाउन को नरम कर देते, चूंकि वैसे ही लोग बात नहीं मान रहे थे। मैडम देखें, जब आप क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, आइदर यू गो फॉर लॉकडाउन और यू गो फॉर लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन। ईरान को आप देखें, डेथ्स शुरू हुई, इस वक्त उनकी नंबर ऑफ डेथ्स हमसे कम हो गई हैं और उनके इन्फेक्टेड केसेस हमसे कम आ रहे हैं। हालांकि तफ्तान बॉर्डर से हमारे पास केसेस आए थे, चाइना से हमारे पास केसेस आए थे, ईरान के इस वक्त केसेस हमसे कम है। अफगानिस्तान जो बिल्कुल ही डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जो टेटर्स में रही है इतने अरसे तक, उनके केसेस भी हमसे कम है। इसकी क्या वजह है? के केसेस हमसे बता रहा हूँ मैडम। और अब आप आ जाए नेबरिंग कंट्री इंडिया में, उनकी आबादी हमसे 20 गुना से भी ज्यादा है, और उधर जाके इमीडिएट कर्फ्यू लगा दिया गया। ये भी नहीं देखा गया कि लोग बसों में घर तक जा सकें, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो स्प्रेड होगा। जब तक आपका जे कर्व फ्लैटन नहीं होगा, जब तक के आपका कर्व डिक्लाइन पे नहीं आएगा, हाई राइजिंग कर्व पे अगर किसी भी कंट्री ने दुनिया में किया हो, सार्क कंट्रीज में तो किसी ने नहीं किया। कॉमनवेल्थ मेडिकल ट्रस्ट का मैं डायरेक्टर हूँ, कॉमनवेल्थ के किसी कंट्री ने राइजिंग कर्व पे नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। हम वाहिद मुल्क हैं जिसने जो कर्व जब राइज हो रहा था तो हमने लॉकडाउन को ईज कर दिया। और आप समझते हैं, बल्कि आप तीनों समझते हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं आपसे बात करती रही हूँ, कि ये गलत एक फैसला था तिब्बी माहिरीन के हवाले से। मैडम ये फैसला गलत को तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि लेकिन हम ये कहेंगे कि फैसला दुरुस्त नहीं है और इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और जो लोग ये फैसला कर रहे हैं, डॉक्टर मिर्जा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैडम एक मिनट, एक फाइनल में बात कर लूं। डॉक्टर मिर्जा साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लोगों को रीअश्योर, फॉल्स रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लोगों को इस वक्त बताने की जरूरत है। मेरा तो ये ख्याल है कि लोगों को बताया जाए कि ये इतनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं डेली बेसिस पे, उनको बताया जाए। और अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो एंड में आपके लिए डॉक्टर्स बचेंगे नहीं कि आपको ट्रीट करें। ये आप बड़ी खौफनाक एक तस्वीर जो है खींच रहे हैं। डॉक्टर रुमीना के जानिब जाऊंगी, डॉक्टर यूब अगर आपकी इजाजत हो।
हम फंड ऐड कर देने चाहिए मुझे कि जितने भी डॉक्टर्स मरे हैं, जितने भी डॉक्टर्स की डेथ हुई है, उनके लिए कोई कंपनसेशन, कोई अवार्ड नहीं अनाउंस किया गया, जो कि एक बड़ी बुरी बात है, क्योंकि इससे मजीद लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कल हम मर जाएं तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत अहम इशू है और आप लोग फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। कौम अगर आपको आज बची हुई है तो आप लोगों की वजह से बची हुई है। डॉक्टर रुमीना, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह के डॉक्टर उमर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर जावेद साहब भी कह रहे हैं कि हमें ख़दशा है कि यहाँ पे और अमवात होंगी, मगर मुझे ये बताइए कि हमने देखा है कि ख़वातीन की जो ख़वातीन मुतासर हो रही हैं उनकी तादाद मर्दों से कम है। एक तो इसकी क्या वजह है, दूसरे नंबर के ऊपर क्या बच्चों की भी अमवात इससे मुमकिन है? जी, जनरली ख़वातीन में कम है, नहीं बीमारी दोनों में होती है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मर्दों में ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर काफ़ी तहकीक हो रही है, पूरी हमको मालूम नहीं कि क्या क्या, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होंगे, कुछ और जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमको ये बात पूरा मालूम नहीं है, लेकिन मर्दों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। और बच्चों में भी पहले शुरू में ख्याल था कि बच्चों में इतना असर नहीं होता, लेकिन अब सामने आ रहा है कि बच्चों में भी काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। अब परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी रिपोर्टेड हैं बच्चों में भी। अच्छा, तो मुख्तलिफ है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, लेकिन होती हैं। अमवात हुई हैं बच्चों की? मेल्स में ज्यादा होने की वजह यह है कि मेल्स एक्सपोज्ड हैं हमारी जेंडर पख्तूनख्वा में, तो ये है जी। चूंकि मेरे पास बिल्कुल कम ही वक्त रह गया, डॉक्टर जावेद से आखिरी सवाल सिर्फ करूंगी। डॉक्टर जावेद साहब, डॉक्टर रुमीना ने भी बात की, डॉक्टर उमर अयूब साहब ने भी बात की, आखिर में बिल्कुल छोटा मुख्तसर सा बताइएगा हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका, और तिब्बी माहिर हैं आप, एक तिब्बी माहिर का क्या मुतालबा होगा इस वक्त हुकूमत से? देखिए, इस वक्त हुकूमत से मुतालबा क्या करना है, हम हुकूमत भी हमारी है और हम भी पाकिस्तानी हैं, तो मेरा ये गुजारिश है कि देखें, इस वक्त अगर हुकूमत चाहती भी हो, अगर वो चाहेगी भी, तो इस वक्त लॉकडाउन इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज देखें, हुकूमत ने पूरा मुल्क चलाना है, हमने सिर्फ बीमारी देखनी है। हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि देखें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इस वक्त मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उनको बचाने की ज़रूरत है। और चाइना का मॉडल करें जिसने 3500 डॉक्टर्स की कुर्बानी दी थी और 2 महीने से उनका कोई डॉक्टर नहीं मरा। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर्स की उन्होंने इतनी ट्रेनिंग और उनको इतने बड़े बड़े औजार दे दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉक्टर्स का फ्रंट लाइन पे काम करते हैं और सेफली कर रहे हैं। यानी आप तो सबका ये कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी आई हैव जस्ट रन आउट ऑफ टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबान ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर रुमीना फ्रॉम कराची, डॉक्टर जावेद अकरम फ्रॉम लाहौर और डॉक्टर उमर अयूब साहब फ्रॉम पेशावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपकी फ्रंट लाइन है वो इस वबा से मुतासिर है, हुकूमत को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, उनको ट्रेन करे, उनको वसाइल की कमी नहीं होनी चाहिए, चूँकि यही सबसे बड़ी जंग आज पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। तो यही उनका एक मैसेज है और हम भी समझते हैं कि अगर आज भी सेहत के शोबे के ऊपर वसाइल ना खर्च किए गए, बजट का महीना है, तो फिर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी आफत का सामना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।